हेलो बच्चों, आरके स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात हमें यही पढ़ना है कि विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन उसके पहले एक टॉपिक है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र आप कह रहे हो तो चुंबक के बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चुंबक क्या होते हैं, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक के प्रकार क्या क्या होते हैं, चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीजों के बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें चुंबक अर्थात मैग्नेट क्या होता है। तो वह पदार्थ, मैग्नेट को और डिफाइन करना है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहेंगे वह पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है तथा इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में ठहर जाता है, चुंबक कहलाता है। कहने का अर्थ है बच्चों, ऐसा कोई भी पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे तथा जिसे लटकाने पर यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो है कि ठहर जाए तो उसे हम चुंबक कहेंगे। तो चुंबक बच्चों कहीं भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जो भी आकर्षित करेगा वो चुंबक कहलाएगा। अब बात करें बच्चों चुंबकत्व क्या है, तो आपको भी बच्चों पता है कि वो जिसके कारण आकर्षित कर रहा है ना, वही चुंबकत्व है। यानी आप इसको वेल डिफाइन कर सकते हो, कहोगे कि चुंबक का वह गुण जिसके कारण चुंबक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। क्या बोलोगे बाबू? कहोगे चुंबक का वह गुण जिसके कारण चुंबक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। तो चुंबकत्व कुछ और नहीं है बच्चों, एक गुण है, चुंबक का गुण है, आकर्षित करने वाला गुण, जिसे हम चुंबकत्व कह रहे हैं। अब प्रश्न आता है चुंबकत्व के बारे में, तो चुंबकत्व सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो जैसा बच्चों आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसके दो सिराएं होती है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो जो चुंबकत्व होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे ज्यादा होती है, उससे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उनका चुंबकत्व घटता जाता है और मध्य में चुंबकत्व शून्य हो जाता है। अब बात करें बच्चों, शून्य अर्थात कर सकते हो बहुत कम हो जाता है। अब बात करें आगे बच्चों चुंबकत्व के प्रकार की, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। बात करें प्राकृतिक चुंबक की, तो अर्थात नेचुरल मैग्नेट की, तो प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हो बाबू कि प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और ये जो चुंबक होता है ना, बहुत ही कमजोर होता है और आकार विहीन होता है। ये चुंबक बहुत कमजोर और आकार विहीन होता है। जैसे आपको एक प्राकृतिक चुंबक का नाम बताते हैं, जैसे फेरस ऑक्साइड है। ये जो है कि एक प्राकृतिक चुंबक है, इसको आप चुंबकीय अयस्क के भी नाम से जान सकते हो। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोई एक चुंबकीय अयस्क का नाम बताओ, तो आप लोग इसको बता सकते हो फेरस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब बात करें दूसरा प्रकार अर्थात कृत्रिम चुंबक की, तो आपको भी पता है कृत्रिम जो बनाया गया हो, यानी जिसे मानव ने बनाया हो, यानी वे चुंबक जो मानव निर्मित होता है, वे चुंबक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उस चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक को भी दो पार्ट में बच्चों बांट दिया गया है। पहला होता है अस्थायी चुंबक और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। तो बात करें सबसे पहले अस्थायी चुंबक क्या होता है, तो वे चुंबक जिनका चुंबकत्व जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब वे चुंबक जिनका चुंबकत्व ज्यादा देर तक नहीं रहता है, उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब अस्थायी चुंबक का आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, लेकिन वो जब तक हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं बच्चों, तभी तक वो चुंबक बना रहता है। जैसे ही हम धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं वो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, आकर्षण उसका खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो चुंबक होते हैं उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। वो अस्थायी नहीं होता है, जब तक धारा बहेगी तब तक चुंबक बना रहेगा, जैसे धारा बंद करेंगे चुंबक खत्म हो जाएगा। अब बात करें अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है बच्चों?
तो ऐसे ही अस्थायी चुंबक से स्पष्ट है, वे चुंबक जिनका चुंबकत्व तो बहुत देर तक रहता है, काफी समय तक रहता है, उसे हम बोलेंगे अस्थायी चुंबक। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो, बार मैग्नेट ले सकते हो, चुंबकीय सुई ले सकते हो, नाल चुंबक ले सकते हो जो घोड़े के नाल के जैसा होता है बच्चों, कंपास सुई हो जाएगा। ये जितने भी चुंबक है बच्चों, ये सारे के सारे जो है कि अस्थायी चुंबक है। वो जो नेचुरल वाला था ना, वो आकार विहीन होता है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। आप पृथ्वी से जिस रूप में चुंबक मिलेगा ना, आप उसी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आप कोई शेप नहीं दे सकते। अगर आप कोई शेप देने का प्रयास करोगे ना, तो वो जो है कि चुंबकत्व उसका खो दोगे। अब बात करें बच्चों ना, एक चीज प्रश्न हमारे मन में आया है कि जो चुंबक, जब किसी चुंबक को हम लटकाते हैं तो वो जो है कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में क्यों ठहर जाता है। तो आपको एक जानकारी होना चाहिए कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में, जैसे मान लीजिए यहां कोई मैग्नेट है जिसमें मान लीजिए N और S ध्रुव है, अगर इसके संपर्क में यदि कोई चुंबकीय सुई को लेके आया जाए, जब इसके क्षेत्र में जब हम चुंबकीय सुई को लेके आते हैं तो इसकी चुंबकीय सुई जो है कि एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। इसका मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य चुंबक को ले जाने पर वो जो है कि एक निश्चित दिशा में, निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है। तो वैसे ही इसका मतलब पृथ्वी एक चुंबक है, तभी तो किसी अन्य चुंबक हम उसके क्षेत्र में रखते हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाता है। ये हो गया हम लोगों का पृथ्वी एक चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करती है इसके बारे में। लेकिन बात करें बच्चों और भी चीजों के बारे में, तो जैसे जब हम नॉर्थ साउथ, जब किसी चुंबक को हम जब लटकाते हैं तो एक नॉर्थ साउथ में जो है कि ठहर जाता है। अगर उसी डायरेक्शन में, उसी के हिसाब से अगर जमीन में किसी ऐसे किसी लोहे का रॉड, मतलब किसी लोहे का रॉड को अगर गाड़ दिया जाए अंदर जमीन के अंदर, तो कुछ समय के बाद वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अर्थात कहने का अर्थ है, जमीन के अंदर दबी हुई लौह पदार्थ जो होती है, मतलब चुंबकीय जो पदार्थ होती है, वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। इसका मतलब चुंबक के क्षेत्र में रह के वो चुंबक बन गया है। तो फिर पृथ्वी एक चुंबक है, तभी तो उसके अंदर रखी हुई जो है कि लौह पदार्थ जो है कि चुंबक बन के आ जाती है, मतलब चुंबक बन जाता है वो। तो ये कंफर्म होता है बाबू कि एक जो है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं चुंबक के गुण की, इसके प्रॉपर्टीज की। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी चुंबक को किसी स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में ठहर जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। और दूसरे गुण की बात करें तो आपको पता है बच्चों, जब किसी चुंबक को हम किसी चुंबकीय पदार्थ के बारे में अभी पीछे बताया गया कि जब ऐसा पदार्थ जो जिसको चुंबक आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात चुंबक को जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो वो आकर्षित कर लेता है, और अचुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो आकर्षित नहीं करता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। अब बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर में अगर आप इसका प्रैक्टिकल से भी आप कर सकते हो बच्चों। जैसे कहने का मतलब, जब किसी दंड चुंबक के ऊपर जब लोहे की बुरादा कर सकते हो, लोहे की छेलन भी कर सकते हो, जब उसको आप गिराते हो ऐसे जो है कि उसको चारों तरफ जब गिराते हो तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो है कि लोहे का बुरादा उसके N और S ध्रुव पर इकट्ठे होते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के ध्रुव पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व पाया जाता है, तभी तो वहां पे ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है। तो इसका मतलब हो गया तीसरा हम लोग का गुण कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। और चौथा हम लोग का गुण है कि चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। जो बिल्कुल कोई भी चुंबक होगा तो उसमें दो ध्रुव पाए जाएंगे,
हाँ, प्रश्न ए क्या आता है कि किसी चुंबक को अगर तोड़ दिया जाए बीच में से, चाहे कहीं से भी ब्रेक कर दिया जाए, तो क्या उसमें जो है कि एन और एस ध्रुव अलग अलग होंगे? तो बच्चों बिल्कुल उसमें भी दो ध्रुव ही होंगे। मतलब ऐसा कोई भी चुंबक नहीं होगा जिसमें दो ध्रुव न हो। जैसे मान लीजिए कोई एक चुंबक है इस तरीके से NS ध्रुव वाला, और इसको अगर बीच में से ब्रेक कर दिया जाए, ऐसे ब्रेक कर दिया जाए, तो जो ये नया दो चुंबक जो बनेगा इसमें भी N और S ध्रुव आ जाएंगे। ये भी जो नए चुंबक होंगे उसमें भी दो ध्रुव N और S ध्रुव होंगे। इसका मतलब इन ध्रुवों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम चार जो है कि महत्वपूर्ण गुण देखे, किसके बारे में? तो चुंबक के। क्या देखे? पहला हम, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरता, ये पहला गुण हो गया। और हम लोग का दूसरा जो गुण था वो था यहाँ पे वाला चुंबकीय। चुंबक जो है कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। और तीसरा गुण हम लोग देखें कि चुंबक का चुंबकत्व उनके ध्रुव पर अधिकतम होता है तथा मध्य में सबसे कम पाया जाता है। उसके बाद से चौथा हम लोग पढ़े कि चुंबक का जो है कि चुंबक में जो है कि दो ध्रुव होते हैं और हमेशा होते हैं। चाहे चुंबक को ब्रेक कर दे तब भी उसमें जो चुंबक, दो अलग अलग चुंबक बनेगा उसमें भी जो है कि दो चुंबक पाए जाएंगे। तो हम लोग का ये लास्ट वाला जो है कि चौथा गुण भी समाप्त हो गया। अब बात करें इसके अगले टॉपिक की बाबू, तो उसमें हम लोग चुंबक के जो ध्रुव है, चुंबक के ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का आरके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 अर्थात जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे चुंबकीय ध्रुव की। तो देखिए बच्चों, ये चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, मतलब मैग्नेटिक पोल। देखिए चुंबक के अंदर, जैसे आपको पता है कि चुंबक जो है कि, सबसे पहले बात कर लेते हैं चुंबक क्या होता है, उसके बाद चुंबकीय ध्रुव की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। तो इस चुंबक में आकर्षित करने का एक गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं चुंबकत्व, यानी उसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो चुंबक के अंदर वह बिंदु जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है उसे हम कहते हैं चुंबक का ध्रुव। आपको समझ आने के लिए एक और भी चीजें बताते हैं। चुंबक के अंदर का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए नाल चुंबक है, नाल चुंबक है, दंड चुंबक है। तो इस दंड चुंबक में इस चुंबक के अंदर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है उसे ही हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए किसी भी चुंबक में ऐसे दो जगह होते हैं जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक पहला होता है N और दूसरा होता है S। यानी इस तरीके से ज्ञात होता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस चित्र की मदद से आप देख रहे हो, चलिए चित्र हम यहां बना देते हैं। यानी इस चुंबक में दो ध्रुव देखने को मिल रही है। अब देखिए इसका डेफिनेशन भी बहुत आसान है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि चुंबक के अंदर का वह बिंदु, या कह सकते हैं चुंबक के अंदर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक के ध्रुव कहते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है इस डेफिनेशन से कि बस यही दो ऐसे जगह हैं जहां चुंबकत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब इस जगह से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे,
चुंबकत्व कम होता जाएगा। इसका मतलब इसके जो ध्रुव है N और S, जैसे जैसे इसके अंदर जाते हैं, मध्य तक जाते हैं, वहां चुंबकत्व लगभग शून्य हो जाता है। इसका मतलब चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व जो है कि ज्यादा पाया जाता है और मध्य में जो है कि कम पाया जाता है। ये आपको एक जानकारी याद रखनी है। अब बात करें उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो देखिए जब किसी चुंबक को किसी रस्सी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में, मतलब एक निश्चित दिशा में ठहरता है। देखिए जो सिरा, समझना है ध्यान से, जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जब किसी चुंबक को किसी रस्सी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो एक निश्चित दिशा में ठहर जाता है। उत्तर की दिशा, जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें बच्चों चुंबकीय बल की। चुंबकीय बल की यानी मैग्नेटिक फोर्स की। तो आपको पता है, बल तो आपको पता है ना, इसका मतलब चुंबक जब किसी लोहे को या चुंबक किसी अन्य चुंबक को जब आकर्षित करता होगा तो बल लगता होगा ना। इसका मतलब जब कोई चुंबक किसी लौह पदार्थ या चुंबकत्व के चुंबकीय पदार्थ को जिस बल से आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है उसी बल को कहते हैं चुंबकीय बल। यानी कहेंगे कि चुंबकीय बल वह बल है जो चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। मतलब जिस बल से चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है उसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी। अब नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी तो समझिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज को जब आप धक्का देते हो तो बिना बल के थोड़े ना धक्का लगता है, धक्का खिंचाव ही तो बल है। यानी जब प्रतिकर्षित चुंबक जब करता है तो उसको दूर भगाता है ना, धक्का देता है ना। इसका मतलब जिस उसमें एक बल लग रहा है उसके प्रतिकर्षण में, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण भी तो एक प्रकार का बल है। तो चुंबकीय बल वही है, मतलब जिस बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है ना वही चुंबकीय बल है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करें चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र की, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है बाबू, तो यहाँ देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे दो ध्रुव वाला कोई भी चुंबक लेंगे तो उसमें दो ध्रुव होंगे। तो देखिए NS ध्रुव जो है, एक चुंबक लिया जिसमें NS ध्रुव है। देखिए यहाँ पे इस चित्र को हम यहाँ बना के आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक लिया गया है, N और S दो ध्रुव है। देखिए इस चुंबक के पास जब किसी हम चुंबकीय सुई, कंपास सुई आप कह सकते हो, जब यहाँ कंपास सुई इसके पास में लेके आया जाता है तो कंपास सुई में चाहे चुंबकीय सुई एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है, एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। और जब इस चुंबकीय सुई को इसके चारों ओर, मतलब इसके क्षेत्र में बढ़ाया जाता है तो अलग अलग बिंदुओं पर उसकी दिशा बदलती रहती है। इसका मतलब उसमें विक्षेप कुछ निश्चित मतलब कुछ निश्चित जगह पे ही होती है, सब जगह विक्षेप नहीं होती है। जैसे देखिए चुंबक यहाँ है, आप रखेंगे लेके चुंबक सुई को यहाँ पर, तो क्या इसमें विक्षेप आएगा? नहीं आएगा ना। जैसे जैसे इसके पास लेके आएंगे और जहां इसमें विक्षेप आ गया वो पक्का इसी का क्षेत्र है, एरिया है। बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में जब हम चुंबकीय सुई को लेके जाएंगे तो उसमें विक्षेप होगा। यानी हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ और नहीं है, यानी कहेंगे चुंबक का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे? चुंबक का वह क्षेत्र जहां हम चुंबकत्व का अनुभव करते हैं वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम चुंबकत्व का अनुभव करते हैं उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब जहां जहां चुंबकीय सुई को ले जाने में इसके जिस जिस जगह पे विक्षेप आएगा वो पक्का इसी जो है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो साफ साफ समझ में आया, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व का हम अनुभव करते हैं उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उम्मीद है कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग बात करते हैं अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखना बच्चों, इसमें कह रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ध्यान से समझना, यह कह रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूं। जैसे देखिए, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है, इसके मात्रक से आपको याद रखना है, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ध्यान से समझिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहां देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये बल का ही तो मात्रक न्यूटन होता है ना, एम्पियर धारा का, और मीटर जो है कि यहाँ पे लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी धारा, ये हो जाएगी लंबाई। मान लीजिए लंबाई हो गई, इसका मतलब बल जो है न्यूटन जो है कि बल का मात्रक हो गया, एम्पियर जो है कि धारा का, और यहाँ पे मीटर जो है कि लंबाई का हो गया। अब डेफिनेशन कैसे बनाना है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, तो यहां से आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, ये किसी स्थान पर, यहाँ पे समझना, तो कहेंगे कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में, देखिए यहीं से आपको स्टार्ट हो जाना, नीचे से ऐसे स्टार्ट होते ऊपर की तरफ चलना है। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, देखिए लिखा है एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, आपका तैयार हो जाएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से आप जब याद इसको करोगे ना तो आपका याद हो जाएगा। और इसका मात्रक बच्चों यही नहीं होता है, और भी होता है। क्या होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना, ये परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये दे देगा अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपको याद रखना है। नहीं तो इसका मात्रक एक और होता है बाबू, वो होता है टेस्ला। टेस्ला भी इसका मात्रक होता है, टेस्ला, ठीक है। एक और इसका मात्रक होता है गॉस। तो इसके 4 मात्रक आपको देखने को मिले, चारों के चारों एक ही है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये चारों मात्रक को, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में ये पूछी जा रही है। मतलब ये 2022 में एग्जाम होने वाला, 2022 का है, 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें इसके चांसेस है इस तरीके के प्रश्न पूछने के, क्योंकि 20 जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को पता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर की, तब तक कीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो हम लोग बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है।
तो अभी अभी एक चीज आपको बताया गया, क्या हुआ वो हम यहाँ आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, हमने यहाँ पे दंड चुंबक लिया है समझाने के लिए, इसमें मान लीजिए N और S ध्रुव है। तो यहाँ पे समझना है, अभी इसके चुंबकीय क्षेत्र जब हम पढ़ रहे थे बाबू, तो उसमें आपको बताया जा रहा था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी कंपास सुई या चुंबकीय सुई को जब हम लेके जाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है। तो इसको इसमें आगे बढ़ाते हैं, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब इस सुई को आगे बढ़ाते हैं, ये अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग डायरेक्शन में ठहर जाती है। और इस चुंबक मतलब इसको इस चुंबकीय सुई को बढ़ा करके इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करा करके इसके द्वारा एक ऐसे रेखा खींच दी जाती है। इस तरीके से बाबू ध्यान से समझना, आपको इस तरीके से एक वक्र मिलता है। जब इसको चुंबकीय सुई को जब बढ़ाया जाता है इस तरीके से, तो इस तरीके का एक वक्र प्राप्त होता है। इस तरीके का ध्यान से आपको समझना है, इस तरीके का एक वक्र प्राप्त होता है। यही वक्र जो है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं है ना, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यही जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। लेकिन इसके चीजों के बारे में और भी हमें समझना है। देखिए, इन बल रेखाओं को खींचने के दो तरीके हैं। पहला तो हम अभी आपको बताए कंपास सुई की सहायता से, इसके क्षेत्र में कंपास सुई को लेके जाएंगे और इसके द्वारा हम एक इस तरीके का जो है कि लाइन ड्रा कर लेंगे पेंसिल की सहायता से, और इस तरीके का चुंबकीय बल रेखाएं देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेज लेना, मतलब व्हाइट कागज ले लेना है, फिर उसके ऊपर एक दंड चुंबक को रख देना है, फिर लोहे की छिलन जो होती है, लोहे का जो बुरादा होता है, उसको लेके ऐसे जो है कि उसको चारों तरफ ऐसे ऐसे गिरा देना है। जब ऐसे ऐसे चारों तरफ आप गिराओगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है जब उसको थपथपाओगे, उसके दफ्ती को जो जिस पे रखे रहोगे, उसको जब थपथपाओगे तो इस तरीके का ये शेप धारण कर लेगा। तो लोहे के छिलन को डाल करके भी चुंबकीय बल रेखाओं को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो चुंबकीय सुई एक रास्ता है, इसके क्षेत्र में इसको चलाते जाएंगे और एक इसका चुंबकीय क्षेत्र मिलता जाएगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन इसके बात करें इसके डेफिनेशन की, तो देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। यानी कह रहा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। अविरत का मतलब लगातार, अविरत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये बातें समझ में आ रही है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है चुंबकीय बल रेखा की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर से, चुंबकीय बल रेखाएं। ये एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी जो बल रेखाएं मिल रही हैं उनके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इसके गुणों की हम बात करें बाबू, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों की, वैसे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे गुणों के बारे में, लेकिन ये चित्र बना है तो इसमें थोड़ा कुछ बातें हम करते हैं। जैसे देखिए, हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, लेकिन ये चुंबक के बाहर, यानी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है इसमें से नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, इस तरीके से। अब देखिए, ये नॉर्थ से निकलेगा यहां से और साउथ में इस तरीके से प्रवेश कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि दंड चुंबक के बाहर
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ साउथ से, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, ये आपको बताना है। अब पूछेगा चुंबक के अंदर इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, उल्टा हो जाता है, यानी बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है बच्चों कि इनकी जो बल रेखाएं होती है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी कभी एक दूसरे पर काटती नहीं है। इसका कारण ये है, अगर ये एक दूसरे पर काटती, सपोज दैट, तो बताइए जब कंपास सुई को जब एक बिंदु पर रख रहे हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर रहा है, और उसी बिंदु पर जब दूसरा अगर बल रेखा काट रही, मतलब उसी डायरेक्शन पर दो दिशाओं को संकेत कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक रेखा जा रहा था, यहाँ से एक और गया, तो इसका मतलब पहले से जो है कि इसका एक डायरेक्शन हमने नोट किया था किससे, चुंबकीय सुई से। जब एक और जाए तो एक और डायरेक्शन हो गई, यानी एक बिंदु पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसीलिए जो है कि एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती है, असंभव है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। यहाँ पे ऐसे समझना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्रबल होगा, जहां चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होंगी और पास पास होंगी। तो यहाँ पे देखिए सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घना दिख रहा है और यहाँ पे दूर दूर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये घना है, तो यहाँ पर चुंबक के ध्रुवों पर जो है कि ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे यहाँ पे कम है, इस जगह पे तो कम पाया जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा होने से ज्यादा जो है कि इंटेंसिटी होती है, और यहाँ पे भी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसके अंदर जैसे जैसे जाते हैं चुंबकत्व घटता चला जाता है, और लगभग जो है कि मध्य में शून्य तक हो जाता है। तो ये रहा बाबू इस चुंबकीय बल रेखा को। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये चित्र बनाना है छोटा सा। अब देखिए इसके जो गुण है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इसको कीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की। तो अभी अभी हम लोग बात किए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की, लेकिन इसको हम सीरियल वाइज कर लेते हैं। कारण देखिए पहला कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। तो अभी तो बताया गया कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, कब, चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर देखिए दूसरा कह रहा है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, यानी चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। ऐसे आप समझ सकते हो, ये उत्तर से निकलता है, दक्षिण में घुस जाता है, फिर इसके अंदर आता है, अंदर आता है, फिर उत्तर से निकल के फिर दक्षिण में घुस जाता है। इस तरीके से ये चलता रहता है। ये आपको समझने के लिए काफी है। ठीक है, बात करें तीसरे की, तो कह रहा जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहां सघनता कम होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। इसके पहले ये भी बात बताई गई आपको कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन होगी, मतलब पास पास होंगी, वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास नहीं होंगी, मतलब दूर दूर होंगी, वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। ये आपको समझना है। तो ये भी दिया गया साथ में कि इसके सिरे पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है, इसलिए इसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता, और इसके अलग वाले जो पार्ट होते हैं इसके जैसे दूर दूर जाते हैं, इसका जो है कि चुंबक की मजबूती घटती जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। और तीसरा है चौथा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका आपको रीजन भी बताया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। डायरेक्शन के बारे में तो इसको डेफिनेशन में आपको बता दिया गया है। तो ये हो रहा आप लोगों का चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम यहाँ से जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ बच्चों? तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस लेक्चर में बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, साथ ही हम सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तथा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। तो देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले ऑर्स्टेड ने किया था। और क्या बताया था इन्होंने? तो इन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक में, माने कहने का मतलब यदि किसी धारावाही चालक तार में, चाहे किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के इसी घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, यदि कोई भी चालक तार है जिसमें मतलब धारा का प्रवाह हो सकता है, अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ जो है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऑर्स्टेड का कहना है। देखिए और क्या कहते हैं इनका। सबसे पहले अभी बताया गया कि खोज हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने 1920 में किया था। और क्या कहे? तो यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, जैसे मोटर, जनरेटर, रेडियो, विद्युत धारा पर आधारित जितने भी उपकरण है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही ये सारे के सारे आधारित है, इन्हीं के नियमों पे बनाए गए हैं। अब बात करें कुछ प्रयोगों की, जैसा कि यहाँ पे आप चित्र की मदद से देख रहे हो। देखना बच्चों, यहाँ पे कुंजी खुली हुई है, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह जब नहीं हो रहा है तो यहाँ देखिए ये चुंबकीय सुई लिया गया है, इसमें जो है कि कोई भी विक्षेप नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कुंजी बना देंगे, यहाँ पर जैसे ही बैटरी के साथ यहाँ एक बैटरी जोड़ा गया है, बैटरी को जब हम जोड़ते हैं, कुंजी को दबाते हैं और जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके लिए देखिए यहाँ पे एक यंत्र लगाया गया है जो धारा माप, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि ये जो है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यहाँ देखिए, जब धारा नहीं बह रही थी तो इसका N और S ध्रुव स्थिर था, लेकिन यहाँ पे एक विक्षेप आया है। लेकिन ये देखिए तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा में हमने क्या किया है, धारा को बदल दिया है। यानी जैसे ही हमने धारा को बदला है ना, इसके विक्षेप भी बदल गए हैं, यानी N और S ध्रुव भी बदल गए हैं। इसका मतलब धारा के मान को बदल के हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बदल सकते हैं। तो ये रहा बाबू हम लोगों का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यही बच्चों चैप्टर भी है, इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न भी आता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आप लोग कीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब हम बात करते हैं आगे के लेक्चर की। तो बच्चों हम लोग अब बात करते हैं सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसमें है सीधा धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। मैंने इसके कहने का अर्थ है कि जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो हम आपको बता दें, जब किसी सीधे चालक तार में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके चारों तरफ एक संकेंद्रीय वृत्त के जैसा, माने इनकी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं संकेंद्रीय वृत्त के जैसा प्राप्त होती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हो, ये संकेंद्रीय वृत्त के जैसा प्राप्त होती है। देखिए संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसा वृत्त, दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही है, और इन संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र होता है वो चालक तार होता है। क्या होता है? चालक तार होता है। तो देखिए यही है हम लोगों का विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है,
जो है कि ऑर्स्टेड के प्रयोगों के आधार पर इसमें क्या किया गया, सबसे पहले हमको एक कार्डबोर्ड लेना है। क्या करना है बाबू? तो सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसके ऊपर एक व्हाइट कागज चिपका देंगे ताकि चुंबकीय बल रेखाओं को हम जो है कि ड्रा कर पाए। उसके बाद से देखिए, इस तरीके से हमको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है जिसे इस चित्र में सी से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद से जिसकी इसमें एक ऊर्ध्वाधर जो है कि ए बी सीधा तार लगा देना है। यहाँ ए बी जो है कि एक तार लगा गया है, इसको बीच में से छेद करके क्या करना है, एक तार लगा लेना है। मैंने क्या करना है, एक ऐसे तख्ती ले लेना है, उसको व्हाइट कागज चिपका देना है, अब बीच में से एक जो है कि सीधा तार आपको लगा देना है। फिर क्या करना है, तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब क्या करते हैं, जब कुंजी दबाते हैं बच्चों, देखिए इसमें कुंजी छूट गया है, चलिए हम यहाँ पे कुंजी बना लेते हैं, यहाँ पे एक कुंजी बना लेते हैं। देखिए कोई भी परिपथ होगा तो उसमें कुंजी का होना एकदम जरूरी है, नहीं तो परिपथ पूर्ण नहीं कहलाएगा, परपथ कहलाएगा ही नहीं। पहले देखिए, तो इस तरीके से ये सेटअप हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद लोहे के जो छीलन है उसके ये जो तख्ती है उसके किनारों पे रख देना है। मान लीजिए इस तख्ती के किनारे पे लोहे के छीलन को रख दिया गया। अब क्या करते हैं, जब कुंजी को दबाते हैं तो इसमें क्या होती है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब ये जो चालक तार जो ऐसे लंबा लगाए थे, इस तरीके से जो लगाए थे, अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो देखिए विद्युत धारा का प्रवाह दो स्थितियों में होता है। जब प्लस टर्मिनल को जब इससे कनेक्ट करते हैं तो धारा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अब प्लस को इससे कनेक्ट करते हैं तो धारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो ये धारा के जाने के दो केस मिल रहा है। चलिए मान लीजिए इसमें धारा का जब प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब लोहे की बुरादा को हम रखेंगे तो वो जो है कि उसके चारों तरफ जो है कि क्या मिलेगा बाबू, तो चारों तरफ मिलेगा चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए जब विद्युत धारा का प्रवाह करके जब इस शक्ति को हल्का हल्का थपथपाते हैं तो इसके चारों संकेंद्रीय वृत्त के जैसे चुंबकीय बल रेखाएं देखने को मिलती है। यानी जब हम किसी सीधे धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय प्राप्त होते हैं और इनका केंद्र स्वयं जो है कि चालक तार होता है। अब समझना यह है, इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में हमें सबसे अच्छे से समझना है। तो देखिए क्या समझना है, इसमें क्या है कि देखिए जब धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान से समझना है, जब धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कहेंगे जब किसी चालक तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी के विपरीत होती है। कैसी होती है बच्चों, घड़ी के विपरीत होती है। देखिए यहाँ पर नीचे से धारा जब ऊपर जा रही है, नीचे से धारा जब ऊपर जा रही है तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है वो क्या है, जो है कि एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है कि फेज को बदल दिया है, मतलब प्लस और माइनस को बदल दिया है। यानी अब जो है ए सिरा को हम धन सिरे से कनेक्ट किया है। तो देखिए धारा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो इससे भी एक निष्कर्ष निकल रहा है। कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है कि जब किसी सीधे धारावाही चालक में धारा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज होती है, अर्थात घड़ी की दिशा में होती है। कैसी होती है, घड़ी की दिशा में होती है। ऊपर से नीचे जाएगा तो जो है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी की दिशा में होगी, और जब नीचे से ऊपर जाएगा धारा तो जो है कि घड़ी के विपरीत दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो ये आपको समझना है। इसी नियम को यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताने के लिए हमें दो नियम पढ़ना है। पहला है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम और दूसरा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो आप देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे से कैसे इसको बता पाएंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। इसके जस्ट खत्म होने के बाद हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी आपको लिखवा देंगे। देखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि यदि धारा प्रवाहित होने वाले चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि इनकी अंगुलियां तार से लिपटी हो, इनकी अंगुलियां क्या हो, तार से लिपटी हो, और अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है। जैसे देखिए होगी, यहाँ पे क्या करना है, देखिए धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो मान लीजिए ऐसे देखिएगा, धारा ऐसे ऊपर की तरफ, ये अंगूठा जो है कि धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लिपटी हुई अंगुलियां जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, तो वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। जैसे मान लीजिए यही मार्कर को हम मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि चालक तार है, ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम ऐसे लपेट रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझना है। अगर ये अंगुलियां जो है कि अगर इस चालक तार से लिपटी हुई है पूरी की पूरी, तो अगर धारा की दिशा मतलब ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज ही तो ये हाथ घूम रहा है। इसका मतलब देखिए, ये धारा जब ऊपर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। इसमें देखिए विपरीत, इसी को अगर हम ऐसे उल्टा कर दे तब, यहाँ पे देखिए ऐसे उल्टा कर दे तब, तो देखिए धारा की दिशा नीचे है, यानी अंगूठा नीचे है तो धारा की दिशा नीचे है, और लिपटी अंगुलियां किस दिशा में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। किस में घूम रही है, क्लॉकवाइज में है। तो इससे निष्कर्ष निकल गया कि जब धारा की दिशा ऊपर से नीचे होगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो है कि क्लॉकवाइज होगी, और जब नीचे से ऊपर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इनके प्रयोगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकला है, आइए इनसे कुछ फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए, तब प्रयोगों के आधार पर ध्यान से समझना, प्रयोगों के आधार पर सिद्ध हो चुका है, प्रयोगों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि सिद्ध हो चुका है कि चुंबकीय धारा, ऐसे विद्युत धारा सीधे धारावाही चालक में, ऐसे कर देंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पहला, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है, इसे B से रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो इस प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि इन धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र जो B होता है वो इसमें चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये जो B होता है ना बच्चों, उस चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है लेकिन ये काफी जगह है पढ़ने के लिए। यह देखिए दूसरा क्या कहता है, तो चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है उनके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका बच्चों, तो उनके चालक तार के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि चालक तार की लंबाई r हो तो 1/r हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन और 2 को जब मिलाते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो मिलेगा B समानुपाती I/R, ये स्मॉल r लिखेंगे R। अब देखिए क्या करना, इस जब समानुपाती का नियतांक हटता है तो आपको भी पता है कांस्टेंट आता है। देखिए K एक कांस्टेंट है, तो यहां लिख देंगे हम, चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं, जहां K बराबर μ0/2 पाई एक, चूंकि जो K एक कांस्टेंट है लेकिन इस K का मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। क्या, तो μ0/2 पाई, इसका मान भी ज्ञात किया जा चुका है। क्या बच्चों, तो जिसका मान होता है 2 × 10⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
एम्पियर स्क्वायर। ये मात्रक आपको याद रखना है, परीक्षा में ये मात्रक पूछ लिया जाता है कि μ0/2 का मात्रक और मान कितना है। तो मान भी आपको याद रखना है और मात्रक भी याद रखना है। तो ये होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यहाँ पे होता है बच्चों न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए ये मान यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या मिलता है, तो B इक्वल टू मिलेगा μ0/2 इंटू आई बट्टा आर, स्मॉल आर होगा। इस प्रकार से एक सूत्र बन चुका है। इसी सूत्र की सहायता से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स परीक्षा में इस सूत्र पर आधारित पूछा भी गया है, तो आपको इस सूत्र को याद रखना है। देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ये आपको पता है, पिछला जो लेक्चर था ना उसमें इन सब सारी चीजों को बताया जा चुका है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, अर्थात मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो कीजिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। तो बात करते हैं हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की। तो देखिए इसमें दाएं हाथ के अंगूठा और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि इन दोनों नियमों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए इन दोनों नियमों का प्रयोग जो है कि चुंबकीय बल रेखाओं, यहां ध्यान से समझना है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ध्यान समझना है। यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दक्षिणावर्ती पेच का नियम दोनों ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि वैद्युत धारा ले जाने वाले तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि उनकी अंगुलियां तार से लिपटी हो तथा अंगूठा यदि प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बाबू, करा यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो तथा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए ये चालक तार है, तो इसको मान लीजिए हम जब ऐसे दाहिने हाथ से पकड़ते हैं तो ये अंगूठा जो है, चूंकि अंगुलियां जो है कि इस तार से लिपटी हुई है और अंगूठा जो है कि धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नीचे से ऊपर की धारा बह रही है इस तरीके से, तो ये अंगुलियां जो जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में लिपटी हुई है वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अगर मान लीजिए इस चालक तार को हम ऐसे उल्टा पकड़ते हैं इस तरीके से, तो इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। उंगलियां चूंकि ये घड़ी के दिशा में जो है कि लिपटी हुई है, तो इसकी दिशा घड़ी की दिशा में हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा है हम लोगों का मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। जैसे आप लोग पेच तो देखे होंगे ना, जो पेचकस से कसते हैं हम लोग, वही पेच वाला नियम है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि किसी पेच को कसते समय, पेचकस को यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहा यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि नोक धारा की दिशा में हो तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वो दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है। जैसे देखिए ये कह रहा है कि यदि हम किसी पेच को कसते समय जैसे किसी पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि पेच यदि पेच की नोक धारा की दिशा में जाए तो अंगूठा की जो दिशा होती है वो कहलाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए और इसको आपको याद कर लेना है। तो इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तब तक फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे।
तो आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वैसे तो आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये लगभग 90% चांसेस होते हैं इसके आने के। तो आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और पढ़ने वाले भी हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की। लेकिन बच्चों एक चीज और है, ये जो चैप्टर है ना विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थोड़ा सा हमें इसमें समझना होगा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था और ये कब हुआ था। तो देखिए इसकी खोज जो है कि ऑर्स्टेड ने किया था। किसकी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। क्या होता है, तो जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या आपने समझा? जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, मार्कर अभी है लेकिन मान लीजिए इसको एक चालक है, ये धारावाही चालक है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर जो है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑर्स्टेड का कहना है। उसके बाद से इन्हीं नियम के आधार पर ये जो है कि विद्युत धारा के धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस धारावाही परिनालिका की। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये परिनालिका क्या होती है, मतलब धारावाही परिनालिका क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम डिफाइन आपको करते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए धारावाही परिनालिका कुछ और नहीं है बच्चों, एक जो है कि कुचालक पाइप के ऊपर, मतलब एक बेलनाकार कुचालक पाइप के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों के अनेक फेरों को पास पास लपेट दिया जाए तो इस प्रकार बना जो कुंडली होता है उसे हम कहते हैं धारावाही परिनालिका। इसको थोड़ा सा एक बार और डिफाइन करते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। क्या कहेंगे? कहेंगे कि एक बेलनाकार कुचालक पाइप के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों के अनेक फेरों को पास पास लपेट दिया जाए तो इस प्रकार बने कुंडली को हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके, थोड़ा सा हम आपको इसको चित्र के द्वारा दिखाते हैं। धारावाही परिनालिका आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, दिखता कैसे है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, इन तीनों बातों के जो है कि डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या होगा बाबू? तो सबसे पहले एक बेलनाकार कुचालक पाइप होता है इस तरीके से। ये पाइप तो आप लोग जो है कि आपके घरों में भी मिल जाएंगी इस तरीके से। मतलब आपको ऐसा तार लेना है जो कुचालक हो। कुचालक कहने का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके। ऐसा ना हो कि लोहे का एक रॉड उठा लो और उसी में तांबे के तार लपेटते जाओ तो वो परिनालिका नहीं ना बनेगी बाबू, खतरा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रॉड नहीं उठा लेना है, आपको जो है कि कुचालक पाइप लेना है। ठीक है, उसके ऊपर क्या करने हैं, इस तरीके से तांबे के विद्युत रोधी तारों के अनेक फेरे पास पास लपेट देने हैं। इस तरीके से आपको लपेट देना है। जब तक हम फेरे लपेट रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये काम भी आप लोग करते रहिए बच्चों। आप लोगों के लिए बड़ा मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक बैटरी भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। इस तरीके से बैटरी नहीं जोड़ेंगे तो चुंबक बनेगा कैसे? पहली बात अभी तो बताया गया कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये भी सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या है कि एक फेरा लपेट दिया गया है एक पाइप के ऊपर। ये बना हम लोग का धारावाही परिनालिका। कभी कभी इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको लटका भी दिया जाता है इस तरीके से एक स्टैंड से, तो इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए ये बन गया परिनालिका। अब हम बात करते हैं कि जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये दोनों बातें समझते हैं। देखिए बच्चों, जब हम किसी धारावाही परिनालिका में सेलों के द्वारा, मतलब सेलों के द्वारा जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। आपके सामने एक नया शब्द आया, दंड चुंबक क्या होता है? तो दंड चुंबक क्या है? एक चुंबक होता है बच्चों
जिसमें क्या होता है N और S दो ध्रुव होते हैं। अगर ये दंड चुंबक और भी बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आपको जो है कि जाना है इसके प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से। उसमें के जो है कि पिछला लेक्चर जो हुआ उसमें जाके आप दंड चुंबक के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका कंसेप्ट जो है कि जरूर क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं। वैसे दंड चुंबक हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे, यहाँ भी क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं दंड चुंबक क्या है बच्चों, यहाँ समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का होता है दंड चुंबक। इसमें जो है कि N और S ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इस तरीके से होता है। और देखिए इसका इस दंड चुंबक का गुण क्या है, तो चुंबक का एक ही गुण होता है, लौह पदार्थों को आकर्षित करता है, मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, चाहे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। चुंबक का काम है, चुंबक का परिभाषा ही होता है ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। तो ये चुंबक है। क्या किस प्रकार का, देखिए अगर इसके बात करें चुंबकत्व की, देखिए बच्चों जब तक दंड चुंबक के बारे में आप नहीं पढ़ोगे तब तक इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दंडे चुंबक के भांति व्यवहार कर रहा है, जिसके तरह व्यवहार कर रहा है उसी को जान जाओ ना, आधी जानकारी तो ऐसे ही मिल जाएगी, ये भी जानकारी मिल जाएगी। क्या करेंगे, देखिए इसमें जो चुंबकत्व होता है नॉर्थ पे ज्यादा होता है साउथ, मतलब इनके ध्रुवों पर जो है कि चुंबकत्व ज्यादा होता है। इसके अंदर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे चुंबकत्व घटता जाता है। लेकिन हम इसमें बताएं तो भले दंड चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है लेकिन दंड चुंबक नहीं ना हो गया। अरे व्यवहार करने में या हो जाने में बहुत अंतर है। अब इसमें जो है कि ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर जाएंगे तो चुंबकत्व घटता जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें सभी जगहों पे, तो यही प्रश्न में कभी कभी ना बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो आपको बताना है एक समान होता है। किसमें होता है, तो परिनालिका में होता है, एक समान होता है। और इनकी चुंबकीय बल रेखाएं जो है कि एक दूसरे के समांतर मिलती है। तो अब जब चुंबकीय बल रेखाओं की बात जब खुली गई है तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं अंदर कैसी होती है, बाहर कैसी होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, इन सारी चीजों को हम बताने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्रबल नहीं होता है। चलिए हम एक डायग्राम और बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक दंड चुंबक भी हम बता दिए हैं क्योंकि ये जो है इसी के जैसा व्यवहार करता है। देखिए इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, आप चलिए कुंजी लगा लीजिए, जब कुंजी को बंद करेंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। देखिए इसमें एक चीज और है, कई बच्चे तो यही नहीं जानते हैं कि धारा का प्रवाह करना कैसे है। कई को कहीं कब इधर से तीर तो कब इधर से तीर, मतलब कहीं से तीर लगा देते हैं, लगता है कि हाँ धारा का प्रवाह हो रहा है। ऐसा नहीं है बाबू। देखिए धारा का प्रवाह जब भी आपको सर्किट इस तरीके से बनाना हो, परिपथ बनाना हो, तो आपको प्लस, हमेशा धारा का प्रभाव प्लस से माइनस की तरफ होता है। ये आप लोगों को जो है कि खोपड़ी में बैठा लेना है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रभाव होता है। तो दो बातें याद रखो आप लोग कि प्लस से माइनस की तरफ धारा का प्रभाव होता है और माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई नहीं पूछेगा, धारा का पूछेगा। तो धारा का देखिए प्लस से जा रहा है और यहाँ माइनस में जो है कि आके प्रवेश कर जाएगा। ये सेल मान लीजिए है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं अलग हम खींच के दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपने तांबे की विद्युत रोधी तारों को लपेटा है, इस तरीके से लपेटा है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बैटरी भी जोड़ दिया है, तो बैटरी आप भी जोड़ लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। लगी कहने हमको यार सर जी पढ़ाए थे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा। देखिए जब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये जो है कि अस्थायी चुंबक नहीं है, अस्थायी चुंबक है, ये आपको याद रखना। जब तक धारा बहेगी चुंबक बना रहेगा, जब धारा बंद चुंबक बंद। यानी चुंबक कब बनेगा, जब धारा बहेगी चुंबक, धारा बंद चुंबक खत्म। ये आपको याद है। ये वाला नहीं है, इसमें धारा से कोनो मतलब नहीं, चुंबक है चुंबक रहेगा, इसमें धारा से कोनो मतलब नहीं है। चलिए
इसमें क्या होता है, अभी बताया गया आप लोगों के चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर जो है कि धारावाही परिनालिका में समांतर होती है, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे देखिए ऐसे। इसके बाहर कैसी होती है बाबू, तो इसके बाहर इस तरीके से वक्रीय होती है। वक्रीय का मतलब वक्र के जैसा होती है, ऐसे होती है। इसके चार बाहर क्या होती है, इसके बाहर इस तरीके से वक्र के रूप में होती है। चलिए एक दो वक्र खींच के हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर एग्जामिनर देने वाला नहीं है। अब बच्चों का नंबर कट जाता है, लगते हैं रोने का, खूब बढ़िया लिखे थे नंबर ये नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा, जब आप चित्र में सही से नहीं बनाएंगे। तो आपको चित्र बनाना है, अच्छे से बनाना है, बनाना नहीं है अच्छे से बनाना है। देखिए हमने यहाँ चित्र तो बना दिया, लेकिन एक चीज हम लोग भूल गए। बताइए क्या भूले, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या हम भूल गए। देखिए बाबू एक चीज, जब भी कोनो चुंबक होगा तो में दो ध्रुव होगा ना, एक N और दूसरा S। देखिए तो अब बताइए, जब इसमें विद्युत धारा का आप प्रवाह कर रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि दंड चुंबक के भांति व्यवहार कर रहा है। जब ये दंड चुंबक के भांति व्यवहार कर रहा है तो इसमें तो दो ध्रुव होगा ना। जब दंड चुंबक के भांति व्यवहार कर रहा है तो कहने का मतलब भले दंड चुंबक नहीं है, लेकिन अगर गुण थोड़े ना खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब इसमें भी N और S दो ध्रुव होते हैं, लेकिन परेशानी है। क्या परेशानी है बताइए, ये N होगा कि ये S होगा, बताइए आप लोग, ये N होगा या ये S होगा। इसका भी एक अलग सा कंसेप्ट है जिसको आपको सीखना होगा। परीक्षा में अगर गलती होती है तो बस यही चीज गलती होती है। चित्र तो खूब सुंदर बना लेते हैं आप लोग, लेकिन समझ में नहीं आता है N कहाँ रखे, S कहाँ रखे। तो केवल चित्र लेके आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा, कौन नॉर्थ जो है कि पोल होता है, कौन साउथ पोल होता है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, तो देखिए यदि किसी धारावाही धारावाही परिनालिका के किसी एक सिरे को देखने पर, ऐसे किसी एक सिरे को देखने पर यदि धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगा तो वो दक्षिणी ध्रुव होगा। आपको सीधा सीधा फंडा है कि दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा एग्जाम्पल कोई और दीजिए। तो दक्षिणावर्त दिशा में बाबू घड़ी घूमती है। कौन घूमती है, तो घड़ी घूमती है। तो घड़ी नहीं घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है। तो घड़ी के सुई की जो दिशा होती है, घड़ी के सुई के घूमने की जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है। यानी घड़ी की दिशा, ऐसे कहेंगे कि यदि किसी धारावाही परिनालिका के किसी एक सिरे को देखने पर अगर धारा की दिशा घड़ी की दिशा में है तो दक्षिणी ध्रुव होगा। सिंपल सा। यदि धारा की दिशा घड़ी के विपरीत है तो उत्तरी ध्रुव होगा। अब यहां देख के आप लोग बताइए, सीधा सीधा देखिए, ऐसे यूं तो जिंदगी में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत सारे कहानियां भी सुनी होंगी कि सीधा सीधा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा चलिए कहानी वानी को छोड़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। आपको उधर नहीं जाना है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे समझना है कौन N है कौन S है। तो देखिए जब यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसे देखिए, जब धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, इसका मतलब दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में। तो ये हो जाएगा साउथ पोल। आइए जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा ऐसे आ रही है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो जब भी आपको कोई परेशानी हो तो ऐसे धारा की दिशा देखनी है दक्षिणावर्त दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में होगी तो साउथ पोल कहना है, और घड़ी के विपरीत होगी तो नॉर्थ पोल कहना है। यहाँ पे दोनों जगह ऐसे लिख दिया है, यहाँ N आपको लिखना है। ये हो गया। अब देखिए, अब चुंबकीय बल रेखा तो खींचने के लिए हम लोगों ने खींच दिया, अब हमें खींचना है इनकी दिशा। तो दिशा तो बहुत पहले ही ये दंड चुंबक में बताया गया होगा कि दंड चुंबक में भी जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं हो तो उनकी दिशा जो है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसमें भी वही होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो देखिए साउथ में प्रवेश करेगा, नॉर्थ से निकलेगा, यानी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में प्रवेश करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में प्रवेश करेगा। इसके अंदर नॉर्थ से साउथ में ऐसे जाएगा, यहाँ से नॉर्थ से निकलेगा, इसके अंदर साउथ से नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ में। इस तरीके से ये डायग्राम आपको बनाने हैं, जो है कि परीक्षाओं में ये आपको बनाना अनिवार्य, दोनों ही चित्र आपको बनाने होंगे अगर परीक्षा में आ जाए। अब हमें
इनसे रिलेटेड इस चित्र को ध्यान में रखते हुए और भी जानकारी को पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? तो देखिए, धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझना है। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही एक ही समान होता है। क्या पहला आपको समझना है कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। दूसरा गुण इससे क्या देखने को मिल रही है? तो ये मिल रही है कि धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तीसरा गुण क्या है? तो धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, लेकिन दंड चुंबक में ऐसा नहीं होता है। केवल चुंबकीय ध्रुव पर ज्यादा होता है, उसके अंदर जाते हैं चुंबकत्व घटता है। सिर्फ इसमें दंड चुंबक में, इसमें क्या होता है? सब जगह एक समान होता है। इनकी जो बल रेखाएं होती है, यानी धारावाही परिनालिका में चुंबकीय बल रेखा उनके बीच, उसके मध्य धारावाही परिनालिका के अंदर एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए लाइन के रूप में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट गुण है जिसको आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है कि हम लोग को अब पढ़नी है वो क्या है, जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। वो क्या है बाबू? तो जैसे मान लीजिए आपने जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, आपको जो है कि ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप क्या करोगे? उसके दो रास्ते हैं बाबू, दो नहीं तीन रास्ते हैं। वो तीनों रास्ता हम आपको बताते हैं। क्या है बाबू? या तो इसका जो है कि धारा का मान बढ़ा दीजिए, जब इसके धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। और दूसरा रास्ता क्या है? तो इसमें कुंडली की जो फेरों की संख्या जो लपेटी गई ना, उनको बढ़ा दीजिए, तब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। और तीसरा रास्ता क्या है? तो नर्म लोहे की क्रोड इनके बीच में रख दिया जाए, तब भी इनकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। यानी एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, चाहे इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये तीन कारक आपको याद रखनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की, इनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होती है, वो इनमें जो है कि प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। जैसे आपको यहाँ पे समझना है, जो B होता है वो धारा I के समानुपाती होता है। ये पहला कहता है, यानी जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, कुंडली में इनकी जो तीव्रता होती है, कुंडली में लपेटी गई फेरों की संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती समानुपाती बातें कही है। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर बाबू? तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ऐसे कह सकते हैं नर्म लोहे की क्रोड पर भी ये निर्भर करती है। मतलब नर्म लोहे का क्रोड आप जब प्रयोग करेंगे तो जो है कि ये इनकी जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो प्रयोग कैसे करना है? तो इनके बीच में ले जाके नर्म लोहे की क्रोड रख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। अभी आपको जो है कि अगले लेक्चर में हम बताएंगे विद्युत चुंबक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ये बड़ा ही खास टॉपिक है, अपने आप में इंटरेस्ट टॉपिक है। क्या है बच्चों? तो देखिए, जो विद्युत चुंबक में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कैसे नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, कैसे उसमें फेरों की संख्या लपेटी जाती है, किस तरीके से जो है कि उसको बनाया जाता है, कब अस्थायी चुंबक बनेगा, कौन किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।